तो अभी रिएक्शन हम पढ़ेंगे। समझना है कि सभी के आगे H2 है, राइट। तो जिंक ये मेटल है, ये एसिड है। मैं बस आपको छोटी छोटी ट्रिक्स बताऊंगा, याद तो आपको ही करनी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शन है उनको कई बार लिख लिख के रटना पड़ता है, लॉजिक बहुत कम रहता है। जो मैंने बेसिक पहले बताया है रिएक्शन के बारे में वही रिपीट होगा हर बार। बैलेंस करना है, ये सब आपको समझना चाहिए। सो ये मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा, ये मैंने बताया है। एसिड की ये प्रॉपर्टी है, मेटल के साथ ऐसा ही करता है और ये साल्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेटल है, ये बेस है। मेटल और बेस के साथ अगर रिएक्शन हो जाती है तो आपको हाइड्रोजन गैस मिलता है और ये बाय प्रोडक्ट मिलेगा Na2ZnO2। कमर्शियल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए कमर्शियल मेथड मतलब इंडस्ट्री में क्या यूज़ किया जाता है यूजुअली हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए, और दूसरी होती है लेबोरेटरी मेथड, मतलब लैब में कौन सी यूज़ करते हैं। कमर्शियल मेथड यूजुअली ऐसी होती है कि जिसमें रिएक्टेंट चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, प्रॉफिट चाहिए वहाँ पर। और लैब में ऐसे मेथड यूजुअली यूज़ करते हैं कि जो प्रोडक्ट को प्योर फॉर्म में देती हो, क्योंकि वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। तो कमर्शियल मेथड में है वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस, कैथोड पे ऑक्सीजन और एनोड पे हाइड्रोजन मिलेगा। अब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिटेल में आपको समझ में आएगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा 9th और 10th क्लासेस में हो चुका है ये कि इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है बेसिकली। देखिए बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस में होता क्या है, एक कुछ इस तरीके से आपके पास एक चेम्बर रहता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलेंगे इसके अंदर पानी भी रहेगा, मतलब इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। पानी हो सकता है या फिर कोई सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन अब यहाँ पर हमको इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर का करना है तो ये H2O होगा। इसके अंदर ऐसे दो रॉड्स भी रहते हैं जिन्हें इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है। तो इस तरीके से देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रहेगी आपकी। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को ऊपर से बैटरी से कनेक्ट किया होता है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जिस रॉड को कनेक्ट किया है उसको एनोड कहेंगे, उसकी तरफ एनायंस जाते हैं। निगेटिव टर्मिनल जहाँ पे कनेक्ट किया है उसको कैथोड कहेंगे, जिसकी तरफ कैटायन जाते हैं। अब इसके बारे में बहुत डिटेल आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है। आपको याद रखना है कि ये जो वाटर है इसके अंदर H+ और OH- दोनों तरीके के आयंस रहते हैं। जैसे ही आप बैटरी का स्विच ऑन कर देते हो ये पॉजिटिव टर्मिनल इस निगेटिव वाले को, निगेटिव एनायन को खींच लेता है। जब ये निगेटिव एनायन को खींच लेता है तो इसके इलेक्ट्रॉन ये निकाल लेता है, और इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आपको मिलेगा H2O + O2 + इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गए, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकलने के बाद इधर से इधर आ जाते हैं और इधर से फिर इधर आ जाते हैं। देखिए अब ये इसको बैलेंस करना है ना, तो क्या ये 2 टाइम्स और इसको हाफ कर दो तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये रिएक्शन जो हो गई आपकी एनोड पे हो गई, एनोड पे, और ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, इसलिए ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। सो एनोड पे ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है। अब रिएक्शन होगी कैथोड के ऊपर, मतलब यहाँ पे निगेटिव चार्ज है इसलिए ये इस पॉजिटिव आयन को खींच लेगा। पॉजिटिव आयन यहाँ आने के बाद इधर से आए हुए जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको खा लेगा, एक्सेप्ट करेगा, और आपके पास हाइड्रोजन गैस बनेगा। ऑफ कोर्स बैलेंस करने के लिए ये दो, इधर दो। तो ये एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये रिडक्शन है, और जो कि कैथोड पे होता है। सो कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। सो एनोड पे ऑक्सीजन गैस लिबरेट हुआ और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ। सो दिस इज द कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। फिर इसको कलेक्ट कर लेते हैं, जहाँ यूज़ कर रहे हैं कर लेंगे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में अभी उतनी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बाद में आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत डिटेल में होने ही वाला है। उसके बाद है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड विथ निकेल इलेक्ट्रोड्स। जो इलेक्ट्रोड है यहाँ पे यूज़ जो किए थे हमने वो निकेल के यूज़ करने हैं, और जो सॉल्यूशन है वो वाटर की जगह पर बेरियम हाइड्रोक्साइड अगर हम यूज़ करेंगे तो आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगा। अगर आप एक्वेस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, जिसको हम ब्राइन भी बोलते हैं, तब भी आपको हाइड्रोजन गैस कैथोड पे मिलेगा। उसके भी डिटेल्स आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रहेंगे, अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने बताया ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगी, ये एनोड होगा, ये कैथोड होगा, और एक्वेस NaCl मतलब उसमें पानी भी होगा, तो उसमें H+ भी होगा। तो H+ ऑफ कोर्स इधर चला जाएगा और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप वाटर को इन द फॉर्म ऑफ स्टीम हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करते हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलता है। ये रिएक्शन कैसी रहेगी आपकी,
H2O plus any hydrocarbon like CH4 gives हाइड्रोजन गैस प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। बैलेंस मैंने बोला है, आप खुद कर सकते हो। या फिर अगर आप वाटर को मतलब स्टीम को कार्बन के साथ रिएक्ट करते हो तो हाइड्रोजन गैस मिलेगा एंड बाय प्रोडक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। तो ये रिएक्शन भी लिखने का आप क्या करो, ट्राई करो। कैसे होगी ये रिएक्शन? H2O प्लस कार्बन गिव्स हाइड्रोजन गैस प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इलेक्ट्रोलाइसिस की 3 प्रोसेस है। एक है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वेस NaCl। लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस है दैट इज फ्रॉम वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड एज द वाटर गैस, दिस कॉम्बिनेशन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2O। जब इन दोनों को आयर्न क्रोमेट कैटलिस्ट के प्रेजेंस में 673 केल्विन पर रिएक्ट किया जाता है, तब आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगा और उसके साथ बाय प्रोडक्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब होगी हाइड्रोजन की केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्ट होता है तो वाटर फॉर्म हो जाएगा। हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट होगा, ये टेम्परेचर है, ये प्रेशर है, ये कैटलिस्ट है, तो अमोनिया गैस फॉर्म होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हाइड्रोजन किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट होने पर मेटल हाइड्राइड फॉर्म करेगा। ये मेटल हाइड्राइड का जो यक्स है वो वेरी हो सकता है, जैसे कि अगर सोडियम है तो यानी H रहेगा, अगर कैल्शियम है तो कैल्शियम H2 रहेगा, यानी दिस इज वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन वैलेंसी ऑफ मेटल। अगर ये पैलेडियम आयन के साथ रिएक्ट करेगा तो पैलेडियम को रिड्यूस कर देगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, H+ बनाएगा। अगर ये मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट होता है, ये MXOY का मतलब है कि M2O3 ऐसा भी हो सकता है, MO4 ऐसा भी हो सकता है, इसलिए इसको मैंने जनरल फॉर्म में लिखा है। तो मेटल ऑक्साइड से ये ऑक्सीजन को खींच के खुद की तरफ ले जाता है और मेटल को रिड्यूस कर देता है, सिंपल सी बात है। सो यहाँ पे ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, समझ रहा है ना। रिएक्शन कैसी होगी एक बार देख लो। H2 रिएक्ट्स विद दिस थिंग, मेटल ऑक्साइड गिव्स मेटल एंड H2O। तो आप ही देख लो यहाँ पे किसका, इसका हो गया ऑक्सीडेशन और इस मेटल का हो गया रिडक्शन। ऑफकोर्स हाइड्रोजन है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता ही है। उसके बाद है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स आपको 10th क्लास में भी था। ऑयल का जब हाइड्रोजिनेशन करते हो तो ये फैट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ऑयल बेसिकली क्या रहते हैं, कार्बन के बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स रहते हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड्स रहते हैं। जब आप हाइड्रोजन को इनके साथ रिएक्ट कराते हो तो ये डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड होके इनको रिड्यूस कर देते हैं। इनको ऑयल कहते हैं, इनको फैट्स कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अल्कीन, इन दोनों के साथ अगर हाइड्रोजन रिएक्ट होता है तो ये अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है पहले, और फिर उसका रिडक्शन अगर हाइड्रोजन के साथ और एक बार करते हो तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैंने बताया ये होता है वाटर गैस, वैसे ही आपको याद रखना है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सिन गैस। अब इसके बाद है वाटर की रिएक्शंस। देखिए ये जो वाटर है वो एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक, इनमें से एम्फोटेरिक बिहेवियर दिखाता है। एम्फोटेरिक बिहेवियर मतलब एसिड जैसा भी बिहेव करेगा और बेस जैसा भी बिहेव करेगा। तो एम्फोटेरिक बिहेवियर दिखाता है, इसके लिए हमारे पास 3 रिएक्शंस है उसको प्रूव करने के लिए। अगर वाटर को आप अमोनिया के साथ रिएक्ट करोगे जो कि एक बेस है, और बेस के बारे में एसिड बेस की थियरीज आपको पहले देख लेनी चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसके वीडियो के पहले प्रोवाइड की है। तो ये लोन पेयर होने की वजह से एक बेस है, तो इस बेस की अगर इस वाटर के साथ रिएक्शन हो जाती है तो ये रिएक्शन हो रही है इस तरीके से। इसका मतलब रिएक्शन एक्चुअली कैसे हो रही है देख लो। ये आपका है H2O, यानी कि इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख लूँ, और ये है आपका NH3 विथ लोन पेयर। बेसिकली ये NH3 इस वाटर के इस तरीके से ये हाइड्रोजन लोन पेयर प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि ये वाटर ने ये दोनों कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर खींच लिए। इसका मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। अब ये इसने लोन पेयर इसको दे दी क्योंकि इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो गया, तो ये अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। तो एक्चुअली क्या होगा, HO माइनस यानी OH माइनस बोलते हैं हम इसको,
ऐसे भी लिख दे, और ये अब पूरा मिला के क्या बनेगा NH4+। अगर आप देखोगे तो इस रिएक्शन को अगर लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग देखोगे तो हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन लॉस किया है वाटर ने, तो ये वाटर एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह, और ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। ये हो गया उसका कॉन्जुगेट बेस और ये हो गया इसका कॉन्जुगेट एसिड। उसके बाद है मतलब यहाँ पे एसिड ने वाटर ने बेस की तरह बिहेवियर दिखा दिया, नहीं एसिड की तरह बिहेवियर दिखाया। वैसे ही H2S के साथ अगर वो रिएक्ट होता है तो ये H3O+ और HS- फॉर्म कर रहा है। देखिए इस रिएक्शन से हमको पता चला कि वाटर एसिड है। अब इस रिएक्शन से पता चलता है कि वाटर बेस है। कैसे? वही रिएक्शन H2S और H2O, ये रिएक्शन किस तरीके से हुई होंगी? ये जो लोन पेयर है, इस लोन पेयर ने इसको एक्सेप्ट किया, इसका मतलब है वाटर ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, वाटर ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया या फिर लोन पेयर दे दी। जिसने लोन पेयर दी या फिर प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया वो होता है बेस। सो वाटर इन दिस रिएक्शन इज एक्टिंग एज बेस, देयरफॉर वाटर एसिड की तरह बिहेव किया, बेस की तरह बिहेव किया। और वाटर खुद के साथ भी रिएक्ट होता है इस तरीके से, H2O मतलब HOH HOH, तो ये लोन पेयर ये खुद के ही प्रोटॉन को दे देगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, तो आपके पास OH- बनेगा प्लस इनको मिला के आपके पास H3O+ बनेगा। यानी ये एसिड की तरह बिहेव किया और ये पार्ट बेस की तरह बिहेव किया। वाटर खुद के साथ एसिड बेस की तरह बिहेव करता है, इसीलिए वाटर एसिड ये जो वाटर है एसिड बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, इसलिए एम्फोटेरिक इन नेचर है। और ये जो रिएक्शन इसको बोलते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। अब देखना है हमको वाटर का रेडॉक्स बिहेवियर। रेडॉक्स बिहेवियर मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। आपको पता होना चाहिए कि वाटर में जो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स +1 और -2 ऐसी दो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वाटर की पहली रिएक्शन है विथ सोडियम, तो फॉर्म करेगा NaOH और H2। अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो इधर +1 जैसी है वैसी ही रही, लेकिन देखिए यहाँ पे 0 हो गई, तो हाइड्रोजन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। समझ रहा है? और ये सोडियम है इसकी 0 है ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ पे हो गए +1, इसका हो गया रिडक्शन और सोडियम का हो गया ऑक्सीडेशन। सो सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया तो वाटर यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम किया। वैसे अगर आप दूसरी रिएक्शन में देखोगे वाटर की रिएक्शन विद दिस CO2, तो आपको समझ में आएगा कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गई है, जो कि यहाँ पे -2 थी, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया है और इस कार्बन का रिडक्शन हो गया है। वो कैसे हो गया ये आपको अभी नहीं पता चलेगा। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर आप ऐसा समझ सकते कि इसके पास यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे उतना ऑक्सीजन नहीं है जितना कि यहाँ पे है, परसेंटेज कम हो गया, तो कार्बन का हो गया रिडक्शन और वाटर का हो गया ऑक्सीडेशन। तो वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। इस रिएक्शन में वाटर ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम किया था, अब यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह ये काम करता है, इसलिए ये रेडॉक्स बिहेवियर दिखाता है। फ्लोरीन के साथ अगर रिएक्शन होगी तो फ्लोरीन का ये रिडक्शन कराता है, मतलब यहाँ पे इसने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम किया। सो यहाँ पे वाटर ने रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम किया, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम किया और यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम किया। उसके बाद है वाटर कुछ हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन कराता है। हाइड्रोलाइसिस मतलब ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर।
जब इसके साथ वाटर रिएक्ट होता है, देखिए जो मैं इस तरीके से रिएक्शन लिखता हूँ तो समझ लेना है कि ये एक्चुअली रिएक्शन कैसी है। एक बार इसको लिख देता हूँ, H2O when it reacts with this thing P4O10 then it gives H3PO4। ये पूरी रिएक्शन इस तरीके से होगी। मैंने पहले भी बताया है ये रिएक्शन लिखने का एक तरीका है जिससे हमको शॉर्टकट फॉर्म में रिएक्शन लिखनी आती है और नोट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। वैसे ही जब वाटर SiCl4 के साथ रिएक्ट करता है, मैंने हर बार यहाँ पे प्लस H2O नहीं लिखा है, प्लस H2O, क्योंकि एक ही बार मैंने यहाँ पे H2O लिख दिया है तो समझ लेना है कि वहाँ पे है। तो SiCl4 के साथ रिएक्ट होने के बाद SiO2 एंड HCl फॉर्म हो जाता है। दिस इज ऑल्सो हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब है इसने सिलिकॉन और क्लोरीन के बीच के बॉन्ड ब्रेक कर दिए हैं। सो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। वैसे ही नाइट्राइड आयन के साथ जब वाटर की रिएक्शन होती है तो अमोनिया और हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्म होंगे। उसके बाद है हाइड्रेट फॉर्मेशन। अब ये कुछ हो सकता है कि आपने पढ़ा नहीं हो। तो वाटर जो है किसी भी कंपाउंड को, फॉर एग्जांपल कोई भी आपके पास कंपाउंड है तो उसके जो पार्टिकल्स है कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं क्रिस्टल में, उसके कोई भी सॉलिड हो तो इन क्रिस्टल में जो वाटर है, जैसे कि आपने देखा होगा वाटर ऑफ हाइड्रेशन, ये भी सुना होगा, कभी कभी लिखते हैं Na2CO3.10H2O एंड दिस इज कॉल्ड एज वाटर ऑफ हाइड्रेशन। ये वाटर ऑफ हाइड्रेशन जो है, या फिर इसको बोलते हैं हाइड्रेट, ये बस इतना अगर लिखते हो तो इसे सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे, और इस पूरी तरीके से लिखते हो तो ये हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट है। और ऐसा कई कंपाउंड्स के साथ वाटर करता है। ये कंपाउंड के साथ हाइड्रेट अलग अलग तरीके से फॉर्म करता है। कंपाउंड के साथ हाइड्रेट फॉर्म करने के इसके 3 तरीके हैं: कोऑर्डिनेटेड वाटर, इंटरस्टिशियल वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। कोऑर्डिनेटेड वाटर मतलब ये सीधा जाके कंपाउंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है, मतलब वाटर के ऊपर लोन पेयर रहती है और जो भी आपका कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे CrCl3 कंपाउंड है तो इसके पास d ऑर्बिटल्स एम्प्टी रहते हैं, खुले। तो खुले एम्प्टी ऑर्बिटल्स में ये लोन पेयर देता है। खुले ऑर्बिटल में लोन पेयर देने का मतलब है कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करना, और इस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करता है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है ये डिटेल में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको 12th क्लास में है। खैर, तो बस याद रखना है कि यहाँ पे जो वाटर है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इस क्रोमियम से अटैच हुआ है, इसलिए इस वाटर को बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड वाटर। दूसरा वाटर का तरीका होता है किसी कंपाउंड के साथ चिपकने का, वो है इंटरस्टिशियल वाटर। इंटरस्टिशियल वाटर मतलब ये जो आपको क्रिस्टल दिख रहा है इसके बीच में ये जो जगह बचती है इसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस। ये है आपका मेन कंपाउंड, मतलब BaCl2। यहाँ पे बेरियम के आयन होंगे और यहाँ पे क्लोरीन का आयन होगा। वैसे इधर बेरियम क्लोरीन जो भी है, बीच में जो जगह बची है ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में वाटर जाके बैठ जाता है, तो इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल वाटर। उसको लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से डॉट करके लिख देते हैं। तीसरा वाटर का तरीका है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के चिपकने का, तो हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर बोलेंगे उसको। वाटर सिंपली क्या करता है, उसके पास ये होता है बेसिकली H2O। ऑक्सीजन बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है, और इसकी वजह से वाटर किसी के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। जैसे अगर आपके पास कोई AB नाम का कंपाउंड है और इसके ऊपर अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव आएगा और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आएगा। तो हाइड्रोजन का डेल्टा पॉजिटिव और इसका डेल्टा नेगेटिव ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, जो कि केमिकल बॉन्ड नहीं होगा, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा।
तो ऐसे नॉन केमिकल बॉन्ड को फिजिकल बॉन्ड बोलते हैं। और जब ये फिजिकल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ होता है, और ऑक्सीजन अगर हाइड्रोजन के साथ होता है, और हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन जैसे एलिमेंट के साथ चिपका हुआ होता है, तो इस बॉन्ड को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके बारे में डिटेल में आपको बॉन्ड चैप्टर में हुआ है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना के ये किसी के साथ भी चिपक जाता है वाटर, तो उसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर, जैसे कि उसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है। वैसे तो वाटर के स्ट्रक्चर के बारे में बॉन्ड चैप्टर में आपने पढ़ाई है। वाटर के बीच अंदर जो ये ऑक्सीजन रहता है वो sp3 हाइब्रिडाइज रहता है, इसके ऊपर 2 लोन पेयर रहती है, इसके ऊपर डेल्टा निगेटिव चार्ज रहेगा और इधर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रहता है। ये वी शेप्ड ज्योमेट्री दिखाता है क्योंकि 2 लोन पेयर्स है। इसका ऑर्बिटल डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखता है। उसके बाद आइस के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। आइस के स्ट्रक्चर में होता ये है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है, फॉर एग्जांपल देखिए ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन, मतलब ये इतना एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, ये तीसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, ये एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं आइस में, मतलब ऐसे। तो यहाँ पे इस तरीके से होगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव है, तो इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। वैसे अगर यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये कुछ इधर जा सकता है ऐसे, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। तो ये बीच में जो जगह बचती है वो एम्प्टी रह जाती है, और इसकी वजह से वाटर का, आइस का वॉल्यूम बढ़ जाता है। देखिए ये एम्प्टी स्पेसेस दिख रहे हैं इधर, ये ऐसे बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस आइस के क्रिस्टल में होते हैं। और जब हम इसको हीट करते हैं इस आइस को, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होने लगते हैं और ये जो एम्प्टी स्पेस है वो भर जाता है। और एम्प्टी स्पेस भरने के बाद इतना बड़ा आइस का गोला छोटा होके इतना ही वाटर बन जाता है। मतलब वाटर का वॉल्यूम कम है आइस से फॉर गिवन मास, और इसीलिए वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है और आइस की डेंसिटी कम होती है, और इसीलिए पानी के ऊपर सॉलिड होकर भी आइस तैरता है। और आइस की इस प्रॉपर्टी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है एक्वेटिक एनिमल्स को, क्योंकि एक्वेटिक रीजन्स में या फिर पोलर रीजन्स में ये ऐसा पानी है और इसके ऊपर आइस ऐसा तैरता है, तो उसकी वजह से ये पानी नीचे का गर्म रह जाता है और वहाँ पे एनिमल्स या प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं। इसके बाद वाटर की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है हार्डनेस। 2 तरीके के वाटर होते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट। सॉफ्ट वाटर वो होता है जिसमें हम साबुन से झाग निकाल सकते हैं, फोम निकाल सकते हैं, साबुन काम करता है उसमें, सोप। लेकिन हार्ड वाटर वो होता है जिसमें सोप काम ही नहीं करता, पूरा कीचड़ बना देगा। अगर आप कितना भी रगड़ोगे कपड़े के ऊपर तो यू विल नॉट गेट द फोम। कभी कभी ऐसा होता है। ऐसे वाटर को हम हार्ड वाटर बोलते हैं, और हमको हार्ड वाटर के साथ काम नहीं कर सकते, इंडस्ट्री में भी काम नहीं कर सकते। इंडस्ट्री में भी हार्ड वाटर बहुत ही यूजलेस होता है। इसलिए हार्ड वाटर को समझना और उसके हार्डनेस को किस तरीके से निकाला जाता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गई लेमैन की डेफिनेशन। अब केमिकली, अब बेसिकली हार्ड वाटर क्या है? केमिकली हार्ड वाटर वो है जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम की साल्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एंड सल्फेट। यानी कि कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट ऐसे हो सकते हैं, या फिर यही साल्ट मैग्नीशियम के भी अगर है, यानी कि MgCl2, MgHCO3, MgSO4, इनमें से कोई भी अगर वाटर में प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं हार्ड वाटर। उसके बाद बेसिकली अगर आयंस आपके बाइकार्बोनेट है तो उसे टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर बोलते हैं, और अगर
क्लोराइड और सल्फेट के आयंस है इन दोनों के साथ, तो उसे हम परमानेंट हार्डनेस बोलते हैं। हार्ड वाटर डज नॉट गिव लैदर यानी झाग या फिर फोम, बट इट फॉर्म्स स्कम मतलब कीचड़ फॉर्म करता है। सॉफ्ट वाटर में ये आयंस नहीं रहते। साबुन के साथ अगर इस वाटर का काम करोगे तो स्कम फॉर्म होता है। कैसे फॉर्म होता है? ये होता है आपका साबुन, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है। साबुन में, सोप में सोडियम आयन रहता है। जब सोप को आप ऐसे वाटर के साथ रगड़ते हो तो उस वाटर के अंदर जो ये आयंस है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस, ये आयंस इसको रिप्लेस कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है और ये फॉर्म हो जाता है जो कि स्कम की तरह, कीचड़ की तरह पानी के अंदर सेटल हो जाता है और सोडियम आयन बाजू को चला जाएगा। अब हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं। टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के कुछ तरीके हैं, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के कुछ तरीके हैं। आपको भूलना नहीं है कि टेम्पररी हार्डनेस बाइकार्बोनेट आयन की तरह की वजह से होता है और परमानेंट हार्डनेस इनकी वजह से होता है, लेकिन इनके साथ मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम रहना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है तो ये अकेले काम नहीं करेंगे और ये भी अकेले काम नहीं करते, ये दोनों मिलके ही काम करते हैं। अब रिमूवल करना है, आपको भूलना नहीं है कि हमको रिमूव क्या करना है, कैल्शियम और मैग्नीशियम को रिमूव करना है। क्यों? क्योंकि सोडियम के साथ ये कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम कैटायन ही रिएक्ट होता है और स्कम फॉर्म करता है। अगर कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम को हम निकाल देते हैं तो हम हार्डनेस को निकाल देते हैं। तो टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने की पहली मेथड है बॉइलिंग। हमको कुछ भी करके क्या करना है, मैग्नीशियम को किसी भी तरीके से निकालना है। पानी के अंदर ये है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, उसकी वजह से हार्डनेस है टेम्पररी। उस पानी को अगर आप हीट करते हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें और ये इनसोल्यूबल रहता है। ये सोल्यूबल रहता है इसलिए इसको पानी के अंदर से निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये इनसोल्यूबल है तो ऑफकोर्स पानी के अंदर जब ये फॉर्म होगा, पहले तो पानी के अंदर था, अब पानी के अंदर जब ये इनसोल्यूबल है तो ये नीचे आके ऐसे प्रेसिपिटेट होके बैठ जाएगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर पेपर लगा के ऊपर से डाल सकते हैं। तो ये जो कीचड़ फॉर्म हुआ है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, ये ऊपर ही बैठेगा और नीचे जो वाटर आएगा वो होगा प्योर वाटर या फिर सॉफ्ट वाटर। हमको एक ही काम करना है, वाटर के अंदर से मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम को हटाना है, कैल्शियम है तो कैल्शियम को हटाना है। वैसे अगर आप कैल्शियम बाइकार्बोनेट है पानी के अंदर तो उसको भी हीट करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि इनसोल्यूबल है, और इनसोल्यूबल है इसका मतलब फिल्ट्रेशन से इसको निकाल सकते हो। ये बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड सोल्यूबल रहते हैं इसलिए इनको पानी के अंदर से निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि फिल्ट्रेशन तो नहीं कर सकते। इसलिए बॉईल करो, इस मैग्नीशियम को सोल्यूबल से इनसोल्यूबल बनाओ और फिर फिल्ट्रेशन से बाहर निकाल दो। सेकंड मेथड है टेम्पररी हार्डनेस को बाहर करने की, क्लार्क्स मेथड। उसमें क्या किया जाता है, बाइकार्बोनेट को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा जो कि इनसोल्यूबल है। बस हो गया, अब इसको फिल्ट्रेशन से बाहर निकालो। वैसे ही मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये भी प्रेसिपिटेट है, ये भी प्रेसिपिटेट है, तो फिल्ट्रेशन से बाहर निकाल दो। उसके बाद है परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस को आपको निकालना है तो पहली मेथड है यूज़ ऑफ वॉशिंग सोडा, दैट इज़ Na2CO3। अगर आप इसको, यानी ये MCl2 है, मतलब यम का मतलब है मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम, दोनों में से कोई भी, उसको सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करोगे तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ये इसकी जगह पर आएगा, ये इसकी जगह पर आएगा, ये NaCl फॉर्म करेगा और ये MCO3 हो गया। ये तो इनसोल्यूबल होता है। कार्बोनेट जो है मैग्नीशियम के और कैल्शियम के दोनों भी इनसोल्यूबल रहते हैं, तो इसको फिल्ट्रेशन से बाहर निकाल सकते हो। NaCl पानी के अंदर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लोरीन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्लोरीन के साथ मैग्नीशियम या कैल्शियम है तो वो प्रॉब्लम है, जिसको हमने निकाल दिया अभी। या फिर इन दोनों के सल्फेट है तो भी परमानेंट हार्डनेस रहता है, तो इसको भी Na2CO3 के साथ रिएक्ट करो, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ये इसके जगह पर जाएगा, ये इसकी जगह पर,
फिर इसका ये मेटल कार्बोनेट फॉर्म होगा जो कि इंसोल्यूबल है, फिल्ट्रेशन से इसको बाहर फेंक सकते हो। ये निकल गया, हमारा काम हो गया। दूसरी है कैलगॉन्स मेथड। कैलगॉन का मेथड होता है कैल्शियम गॉन, पानी के अंदर जो कैल्शियम है उसको निकाल देना है, फेंक देना है, कैल्शियम गॉन, इसलिए कैलगॉन कहते हैं। कैलगॉन एक केमिकल सब्सटेंस है, उसका फॉर्मूला ये रहता है, इसको याद करना है। कैलगॉन से 2 सोडियम निकालने के बाद आपके पास ये कंपाउंड रहेगा। इस कंपाउंड को पानी में डालो तो ये कंपाउंड पानी के अंदर M+ जो है उसको निकाल फेंकेगा बाहर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और खुद के सोडियम अंदर डालेगा। यानी कि इसके पास जो Na4 था उनमें से 2 सोडियम निकल के बाहर आएंगे और उनकी जगह पर ये M जाके बैठेगा। तो ये जो M है जो पानी के अंदर था, अब ये इस कंपाउंड के अंदर जाके बैठ गया। तो कंपाउंड के अंदर जाने के बाद ये M अपना हार्डनेस का काम नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये हार्डनेस क्यों क्रिएट करता है, इसके साथ अगर सोप को रिएक्ट करोगे तो ये सोप के अंदर, ये सोप का मॉलिक्यूल है बड़ा, सोप के अंदर जो सोडियम है उस सोडियम को निकाल के खुद इसकी जगह पे जाके बैठता है और स्कम फॉर्म करता है। लेकिन अब ये खुद ही इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर चला गया, तो अब सोप का मॉलिक्यूल भले ही पानी में आ जाए तो ये सोडियम के साथ ये यहाँ से रिएक्ट नहीं कर सकता। मतलब इसका मतलब ये है, ये जो चोर है पानी के अंदर ही है लेकिन पानी के अंदर जेल में चला गया वो। तो एक तो चोर को पानी के अंदर से निकाल के फेंक देना है, जो कि हम कैसे करते हैं, इसको इनसोल्यूबल बनाते हैं और फिल्टर कर देते हैं। या फिर दूसरा क्या करो, इसको किसी कंपाउंड के अंदर फंसा दो तो ये इससे बाहर नहीं निकल सकता। ये इससे बाहर नहीं निकला मतलब इस सोप को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तीसरी मेथड है आयन एक्सचेंज मेथड। बेसिकली क्या होता है, जियोलाइट नाम के कुछ केमिकल कंपाउंड्स रहते हैं। तो ये जियोलाइट को अगर पानी के अंदर डालोगे तो ये पानी के अंदर जो कैल्शियम या मैग्नीशियम है उनके साथ डिस्प्लेसमेंट या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं, कुछ भी हो। यहाँ से सोडियम निकल के ये M यहाँ पे जाके बैठेगा। ये अब ये जो MZ2 है, फिर ये जो इनसोल्यूबल फॉर्म हुआ है उसको फिल्ट्रेशन से हम बाहर फेंक सकते हैं या फिर बाहर निकाल सकते हैं। तो पानी के अंदर से M तो निकल गया। तो जो ये MZ2 फॉर्म हुआ है, ये Z का मतलब क्या होता है देखिए, बेसिकली ये जो जियोलाइट था इसमें जो Z है वो ये होता है। बार बार इतना बड़ा लिखने की जगह इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। तो अब ये जो फॉर्म हुआ है हमारा इंसोल्यूबल, इसमें से ये तो बिना काम का है लेकिन ये तो काम का है। तो फिर क्या करते हैं, इसको भी फेंक नहीं देते, बस इसको फेंकना है हमको। तो इसको रीजनरेट करते हैं। कैसे करेंगे, MZ2 को सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे। ऐसा करने पर यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट होगी और Na फिर यहाँ पे जाके बैठेगा, यानी NaZ फॉर्म होगा और ये MCl2 फॉर्म होगा। तो इस NaZ को फिर से पानी में डाला जा सकता है और फिर से हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। आयन एक्सचेंज की तरह ही सिंथेटिक रेजिन की मेथड होती है। देखिए यहाँ पे सोडियम और मैग्नीशियम इन दोनों के आयन को एक्सचेंज किया है, इसलिए इसको आयन एक्सचेंज बोलते हैं। वैसे सिंथेटिक रेजिन होती है, उसमें जियोलाइट की जगह पर सिंथेटिक रेजिन यूज़ किया जाता है, जिसका जनरल फार्मूला है RNA। ये R का मतलब है कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनिक एनायन और ये है आपका कैटायन। फिर इसको पानी में डालोगे तो जो M है कैल्शियम मैग्नीशियम, ये डबल डिस्प्लेसमेंट करते हैं, ये इसकी जगह पर जाएगा और ये इसकी जगह पर आएगा। ये देखिए, तो सिंपल सी बात है, ये R2M वैलेंसी की अकॉर्डिंग R2M फॉर्म हो जाता है और ये सोडियम। फिर इसको निकाल के फेंक दो या फिर इसको निकालो और फिर से बाहर निकाल के रीजनरेट करो और फिर से यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब हमको देख प्रिपरेशन ऑफ डीमिनरलाइज्ड वाटर। हमारे घर में जो वाटर होता है वो मिनरलाइज्ड वाटर होता है या फिर मिनरल वाटर होता है। उसके अंदर H2O, H+, OH- के साथ साथ कुछ कैटायंस और एनायंस भी रहते हैं। ये प्योर वाटर नहीं होता, मतलब
हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि हेल्थ के लिए मिनरल चाहिए होते हैं A+B-, लेकिन लेबोरेटरी में A+ और B- का कुछ काम नहीं होता खास जगहों पर। तो उस समय पर हमको वाटर में ये बाकी के आयंस नहीं चाहिए होते, बस H2O होना चाहिए, H+ होना चाहिए और OH- होना चाहिए, उसके सिवा कुछ भी नहीं होना चाहिए। वैसे ये प्योर वाटर जो है, एक्चुअली इसको बोलते हैं डीमिनरलाइज्ड वाटर। डीमिनरलाइज वाटर पीने के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि मिनरल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लेबोरेटरी में डीमिनरलाइज वाटर होना चाहिए। तो हमारे पास जो मिनरल वाटर है उसको हमको डीमिनरलाइज कैसे करना है ये देखना है। तो सबसे पहले अभी हमने देखा कि आयन एक्सचेंज रेजिन्स होती है, तो सिंपल कैटायन एक्सचेंज यूज़ करना है हमको। जो कैटायन क्या करेंगे, देखिए ये जो आपका पानी है, मिनरलाइज्ड वाटर बोलते हैं इसको, मिनरल वाटर, इसके अंदर ये तीनों तो है ही, साथ में ये कैटायन एनायन भी दूसरे प्रेजेंट है जो कि हमको निकाल देने हैं। अब इसको क्या करते हैं, पहले एक अरेंजमेंट में डाल देते हैं। अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होती है, पाइप होता है और उसके ऊपर से और एक पाइप होता है, ऐसा पाइप के अंदर पाइप, ये देखिए ये बड़ा पाइप, उसके अंदर छोटा पाइप, ये ऐसा। अब इसके अंदर पानी को डाल देंगे जो कि मिनरल वाटर है, और बाहर से कैटायन एक्सचेंज रेजिन को डालेंगे। ऐसे रेजिन होते हैं जिनके पास H+ होता है और अंदर तो पानी है ही, तो बेसिकली होगा क्या, पानी के अंदर जो A+ है और B- भी है, लेकिन अभी कैटायन एक्सचेंज चल रहा है ना, तो ये A+ बाहर आएगा और उसका H+ अंदर जाएगा। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, इसमें से कुछ आयन आ जा सकते हैं। इधर H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है इसलिए H+ इधर चला जाएगा, और इधर A+ ज़्यादा है इसलिए इधर चला जाएगा। इस तरीके से हम A+ को निकाल देते हैं। फिर कैटायन निकाल दिया, उसके बाद अब क्या करते, एनायन एक्सचेंज रेजिन डालते, कुछ ऐसा करके यहाँ पे OH- होना चाहिए, ऐसा कुछ करते हैं। फिर ये OH- इधर चला जाता है और ये B- बाहर निकल के आता है। इस तरीके से हम A और B दोनों को बाहर निकाल देते हैं वाटर के, और हमको मिल जाता है ये दोनों से डिवाइड वाटर, मतलब इस तरीके से, जिसे हम बोलते हैं डीमिनरलाइज्ड वाटर। इसके बाद इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हाइड्रोजन का, वो है H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, देखिए इसका स्ट्रक्चर ये है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये जो लिंकेज है इसको परऑक्साइड लिंकेज बोलते हैं, इसलिए इसको परऑक्साइड बोला गया है। मैंने रेडॉक्स रिएक्शन में बताया था आपको ये। यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो वाटर की ऑक्सीडेशन स्टेट हर एक की -1 है, और हाइड्रोजन की +1 है। H2O2 का प्रिपरेशन और उसकी रिएक्शंस देखने। सबसे पहले प्रिपरेशन कुछ भी नहीं है, बेरियम, हाइड्रेटेड बेरियम ऑक्साइड का H2SO4 के साथ रिएक्शन करोगे तो H2O2 और ये दो बाय प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको। तो हमको प्रिपेयर करना है H2O2। उसके बाद है बाइसल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो आपको परऑक्सो डाइसल्फेट मिलेगा इस तरीके से, और इस परऑक्सो डाइसल्फेट का हाइड्रोलाइसिस करेंगे, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो आपको H2SO4 बाय प्रोडक्ट मिलेगा और H2O2 एज अ मेन प्रोडक्ट मिलेगा। इस रिएक्शन को लिखना है तो कैसे लिखोगे, देखिए ये पूरा का पूरा इसको बोलते हैं परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। इसको वाटर के साथ रिएक्ट किया है, देखिए ये है रिएक्टेंट, और ये प्रोडक्ट और ये बाय प्रोडक्ट। इस तरीके से समझ गए। उसके बाद है लैब में प्रिपरेशन करते हैं D2O2 से। D2 का मतलब होता है ड्यूटेरियम, H2O2 की तरह ही D2O2 है। तो ये यहाँ पर पोटेशियम, ये बेसिकली परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड ही है। इस एसिड से अगर इस हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन को निकाल दोगे और उसकी जगह पर पोटेशियम लगाओगे तो परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का ये साल्ट बनेगा। और इस साल्ट को अगर हार्ड वाटर के साथ, हेवी वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको H2O2 मिलेगा। ये कैसे मिलता है देखो ज़रा ठीक तरीके से, मैं थोड़ा इसको बाजू में लिख लेता हूँ। देखिए इधर D2O के दो मॉलिक्यूल्स में लिख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। देखिए ODD, इसको मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है, और वैसे ही ODD,
ओ डी, या फिर इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ मैं, वैसे ही इधर डी ओ डी। तो देखिए इस रिएक्शन में होता यह है कि ये एक तरफ चला जाएगा, देखिए ये क्या है, के डी SO4 दिख रहा है ना, KdSO4 है। वैसे ही ये पार्ट मिला के KdSO4 मतलब 2 KdSO4 बाजू में चले गए, राइट, सॉरी ये KdSO4। अब ये दोनों मिला के कैसे फॉर्म होंगे, इन दोनों के बीच बॉन्ड होगा, तो ये OOD यानी कि D2O2 फॉर्म हो गया, राइट। अब इसका बिहेवियर देखो, ये रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों की तरह काम करता है, जबकि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे -1 है। अब आपको पता है ऑक्सीजन -2 भी ले सकता है, 0 भी ले सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट, और है यहाँ पे -1 में, मतलब इसका रिडक्शन भी हो सकता है और ये ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। तो इधर से इधर जब ऑक्सीजन जाएगा तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और इधर से इधर जाएगा तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, सिंपल सी बात है। तो H2O2 जब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है, और जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है तो हमेशा उससे वाटर बाहर निकलता है। तो यहाँ पे H2O2 की कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन दी गई है, मतलब देखिए यहाँ पे Fe2+ को इसने ऑक्सीडाइज किया, मतलब खुद रिड्यूस हुआ, इसको ऑक्सीडाइज किया, इसलिए H2O2 ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम किया। लीड सल्फाइड यहाँ पे -2 है, सॉरी +2 है, तो यहाँ पे +2 ही है, लेकिन सल्फर -2 में है और यहाँ पे +6 में चला गया, यानी सल्फर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, तो H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। वैसे ही H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, मतलब दूसरे को रिड्यूस करता है, जैसे कि यहाँ पे मैंगनीज को रिड्यूस कर दिया +7 से +2 में, जहाँ की यहाँ पर HOCl ऐसा होता है, देखिए HCl डबल बॉन्ड O इस तरीके से। तो क्लोरीन के ऊपर यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, आप निकाल सकते हो। तो क्लोरीन को +1 से -1 में इसने रिड्यूस कर दिया, यानी H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। और जहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है वहाँ पे वाटर बाय प्रोडक्ट है, और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है वहाँ पे ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट है। वही वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है बेसिक मीडियम में। ये ऊपर वाली रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है, ये नीचे वाली बेसिक मीडियम में है। कुछ भी नहीं, बस आपको याद रखना है कि ये Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट करेगा, Mn2+ को Mn4+ में कन्वर्ट करेगा, I2 को I- में, MnO4- को MnO2 में। बाकी तो रिएक्शन में ये OH आता है, ये सब जो है ये हमने देखा ही है रेडॉक्स रिएक्शन में किस तरीके से पूरी रिएक्शन लिख लेते हैं हम। और जब भी ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है तो ऑक्सीजन तो बाहर निकलता ही है, देखिए ऑक्सीजन, इधर भी एसिडिक मीडियम में भी ऑक्सीजन है। बस जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है तो एसिडिक मीडियम में वाटर है, लेकिन बेसिक मीडियम में OH- है, ये याद रखना है। तो देखते हैं हम इसको, ये वाली रिएक्शन करके देखते हैं हम। बेसिक मीडियम में H2O2 विथ Fe2+, देखिए H2O2 विथ Fe2+, इट गिव्स, हमने देखा है कि Fe3+। तो यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो ऑफकोर्स H2O2 का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, H2O में। अब हम देखते हैं इसको पूरी तरीके से बैलेंस करने के बाद यहाँ पे OH- क्यों आ रहा है। देखिए हमने देखा है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखनी होती है, तो ऑफकोर्स इसका ऑक्सीडेशन है, तो ये होगा आपका Fe2+ गिव्स Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन में ये H2O2 गिव्स H2O। अब बैलेंस किसको करना है, अदर एटम तो है नहीं, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करो पहले, नहीं ऑक्सीजन को, इधर ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे ऑक्सीजन और चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक और H2O लगा देंगे। रेडॉक्स रिएक्शन को किस तरीके से बैलेंस करना है तो मैंने बता दिया है, या फिर हम इसी को 2 लगा सकते हैं। अब हाइड्रोजन को, अब हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, इधर 2 ही है, तो यहाँ पे 4H+, लेकिन मीडियम बेसिक है तो H+ नहीं रह सकते, तो हमको इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 4OH- लगाना होगा, तो फिर इधर भी 4OH- लगाना ही होगा। और चार्ज को बैलेंस अगर करना है तो इधर आपको 4 इलेक्ट्रॉन लगाने होंगे, जिससे कि इधर भी टोटल चार्ज -4 होगा, इधर भी टोटल चार्ज -4। अब इन दोनों को ऐड करना है तो इलेक्ट्रॉन को सेम करने के लिए हमको इधर 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, और अब इन दोनों को ऐड करेंगे हम।
तो ऐड करने के बाद क्या होगा देखिए, ये इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गए, तो 4Fe2 प्लस प्लस ये 4H प्लस और 4OH माइनस मिला के 4H2O बना देंगे। फिर ये H2O2 है ये वाला, फिर रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड में ये है 4Fe प्लस और फिर ये 2H2O है। अब 2H2O इसके साथ कैंसिल होके इधर 2H2O बनेंगे, तो आपके पास है 4Fe2 प्लस प्लस H2O2 गिव्स 4Fe3 प्लस, और आपका देखिए ये 4OH माइनस बचा था, इधर लिखना, और 4OH माइनस। इसलिए ओवरऑल रिएक्शन में आपका वाटर की जगह पे ये OH आ रहा है, क्योंकि ये वाटर यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ओके। फाइनली H2O2 का स्ट्रक्चर गैस फेज में इस तरीके से है, सॉलिड फेज में इस तरीके से। फ़र्क क्या है, इस एंगल में फ़र्क है, यहाँ पे 94.8 है, यहाँ पे 101.9 है, ये याद रखना है।